Salam mere aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the third last episode of the novel दश्त वहशत by महविश अली। और जाहिर है अगर आपको ये नॉवल पसंद आ रहा है तभी तो आप इसके थर्ड लास्ट एपिसोड को सुनने आए हो ना। सो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गंदी बात है, बहुत बुरी बात है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you will be able to get the notifications of all of my upcoming videos. So let's start. आलिम के हुक्म पर वो जहाज की तरफ बढ़ी। उसमें दाखिल होती वो आहिस्ता से कदम रखने लगी थी कि सामने ही उसे कई सारे स्याह फाम नजर आए जो वहां पहरा दे रहे थे। तो मतलब वाकई में हुरुल ऐन यही थी। किंग सईर को धोखा देने वाला था, पर अफसोस ना उसे सईर आलिम ने मौका दिया, ना ही पाक अफवाज ने। वो जानती थी अभी तक सईर उसका खात्मा कर चुका होगा। हे यू! वो पीछे बेल्ट में हथियार छुपाए एक स्याह फॉर्म को पुकारने लगी। सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कौन हो और यहाँ कैसे पहुंची? वो गुर्राए उस पर, और सब ने हथियार का रुख उसकी तरफ कर लिया। मैं मिसी, बोले तो मिसी लेडी बॉस। मुझे मेरा शौहर नहीं पसंद, इसीलिए मैं उसे मरवाना चाहती हूँ। तुम लोगों में से कोई इंटरेस्ट रखता है उसे मारने में? वो अपनी घनी पलकें झपका कर बोली। उन्होंने ना समझी से उसे देखा। मिसी लेडी बॉस फ्रॉम पाकिस्तान? उन्होंने पहचानने की कोशिश की। ओह गुड जी, तुसी ते मैनू जानदे हो जी? ऐले गुड हो गया जी। वो मुंह में बबल डालती हुई खिलखिला कर बोली। बकवास बंद करो, यहाँ क्यों आई हो? एक जो गुस्सिल्ला था वो धाड़ कर बोला। ओह चलो कोई बात नहीं, मैं उससे गुजारा कर लूंगी। वैसे अब तो मर मिटा है, मुझे मालूम है उसका। उसने मुंह बनाकर कहा और बबल का एक गुब्बारा बनाया। वो हैरत से उसे देखने लगे। हो क्या गया था? ऐसी बहकी बातें वो क्यों कर रही थी? सबकी तवज्जो उसके गुब्बारे की जानिब हुई। तभी एकदम से उसने पीछे से पिस्टल निकालकर अचानक ही उन पर फायर किया, और फिर वो रुकी नहीं। उनके वार को नाकाम करती वो एकदम ड्रम की आड़ में हो गई, और बेल्ट में लगे हथियार से गैस बम निकालकर उसने उनकी तरफ फेंका कि फिजा सारी धुंधली सी हो गई। पकड़ो उस चलाक लुमड़ी को, वो इंग्लिश में धाड़ते हुए बोले। कमीने, तुझ में कीड़े पड़े, कुत्ते की दुम, मेरे को चलाक लुमड़ी बोला? वो दांत पीस कर गुर्राई और मुंह पर वापस मफलर बांध कर वो आगे बढ़ी। तभी धुंध में सरसराती हुई गोली उसका बाजू चीरती गई। वो लब भींच कर बगैर आह किए, बगैर रुके अंदर बढ़ी, क्योंकि जानती थी कुछ ही देर में बम से निकलता ये जहरीला गैस उनकी रगें चीर चुका होगा, और बाद में ठीक 15 मिनट के बाद पूरा जहाज तबाह हो जाएगा। मेरा बच्चा ऐन! वो अंदर उसे ढूंढती हुई चिल्लाई। हुरुल ऐन! उसने धाड़ मारी। कौन हो? पीछे से धाड़ गूंजी। उसने मुड़कर सुर्ख आंखों से देखा। तेरी मौत! कहने के साथ ही उसने कलाबाजी मारकर बूट में मुकीद पांव उसके सीने पर मारा, और उसके उठने से पहले ही खुद उठती उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसके ऊपर पिस्टल तान गई। बीस्ट की बीवी कहाँ है? वो चिल्लाई। आप कौन? पीछे सहमी सी आवाज आई। मुस्कान ने पलट कर देखा तो खून आलूद कोट पहने डॉक्टर्स थीं। हुरुल ऐन कहाँ है? उसका अभी पूछना ही था कि पीछे से एकदम उसकी गर्दन को उस स्याह फॉर्म ने दबोच लिया। कौन हो बताओ? वो गुर्राया। मुस्कान ने नजरें उसके भारी हाथ पर डाली। उसकी इतनी हिम्मत कि वो उसे छू रहा था। पहले लड़ना तो सीख कुत्ते! पूरी कुव्वत से उसने अपना सर उसके मुंह पर मारा कि वो बिलबिला उठा। वो एकदम झुककर उसकी टांग को आगे खींचने लगी कि पीछे वो धड़ाम से गिरा। एकदम ही उसने घूमते उसे संभलने का मौका दिए बगैर पिस्टल निकालकर उसके दिमाग का निशाना लिया। बीस्ट को तो बगैर जाने पहचान जाते हो। मेरे को हमेशा तारुफ करवाना पड़ता है। मैं उसकी सास। ठा के साथ दूसरा फायर उसकी खुली आंख में करती उन डॉक्टर्स की तरफ पलटी। कहाँ है ऐन? हमारे पीछे आए, वो बोलती अंदर बढ़ी। मुस्कान भी तेज कदम उठाती हुई आगे बढ़ी और वहां पहुंची जहां वो आराम से सोई हुई थी। ऐन मेरा बच्चा! मुस्कान भागती उसके पास बेड पर पहुंची और उसके माथे पर लब रखते उसका गाल थपथपाया। आज उनकी वजह से हमें मालूम पड़ा है कि अल्लाह सिर्फ एक है, और वो ही दो जहान का मालिक है।
ان کی وجہ سے ہم میں طاقت آئی، ہم نے اسلام کو جانا ہے، اس کے رب کو جانا ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، نہ ہی اپنے پیاروں کو اکیلا کرتا ہے۔ دونوں نم آنکھوں سے مسکان کو دیکھتی بولی، بے شک میرا مالک کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ مسکرائی اور حور العین کے گالوں پر بوسے دیتی بھیگی آنکھوں سے اسے باہوں میں بھر کر سیدھی ہوئی۔ جلدی نکلو، جہاز بلاسٹ ہونے والا ہے، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ ڈاکٹرز نم آنکھوں سے وہاں پڑی ڈاکٹر کو دیکھتی اس کے پیچھے بھاگی، ان مردہ درندوں کے اوپر لات رکھ کر۔ سانس مت لینا اور سیدھا میرے پیچھے آؤ۔ باہر آتی وہاں پھیلی گیس دیکھ کر وہ بولی۔ اسے حور العین کی فکر ہونے لگی کہ یہ سانسیں نہ لے اس زہر میں۔ رکو! ایک دم سے اچانک سامنے پہاڑ جیسا وجود کھڑا ہو کر دھاڑا۔ ڈاکٹرز مسکان کے پیچھے ہو گئیں۔ لڑکی ہمارے حوالے کرو۔ اس نے دھاڑ کر مسکان کی طرف قدم اٹھائے۔ وہ ہراساں اپنی باہوں میں عین کو دیکھتی نفی کرتی چلی گئی۔ بکواس بند کرو، راستے سے ہٹو۔ بام بلاسٹ ہونے میں چند منٹس ہی رہے تھے اور اسے یہاں سے نکلنا تھا عین کو لے کر ہر حال میں۔ تم دونوں جاؤ، سیدھے یہاں سے نکلو۔ وہ خوف زدہ کھڑی ڈاکٹر سے بولی اور اس سیاہ دیو کو دیکھنے لگی جو اسے خون آلودہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس نے سب کو بے ہوش کر دیا تھا۔ پر آپ اور یہ، وہ ہراساں دکھنے لگی۔ تم دونوں جاؤ، نکلو، اس نے گرا کر کہا۔ وہ روتی سر ہلاتی وہاں سے بھاگی۔ اس سیاہ فام کو حور العین سے مطلب تھا، اسی لیے ان کے پیچھے نہیں بھاگا بلکہ مسکان کی طرف قدم بڑھائے۔ دھند چھٹ گئی اور فضا میں بام کے سیکنڈز چلنے لگے۔ مخصوص بام کی آواز پر وہ سیاہ فام مسکرایا۔ یا اللہ، اب تک جتنی مدد کی تھوڑی اور پلیز۔ وہ حور العین کو دیکھتی اسے سینے میں بھینچ کر بولی، ہٹو سامنے سے ورنہ جان سے مار دوں گی کتے۔ وہ موت کو قریب آتے دیکھتی آپے سے باہر ہوتی چلائی، جاؤ۔ تبھی ہی فضا میں مخصوص جانی پہچانی آواز آئی۔ مسکان نے چونک کر سامنے دیکھا۔ سعیر! مسکان اسے دیکھتی خوش ہوئی۔ نکلو یہاں سے، وہ پھر سے بولا اور اس سیاہ فام کو دیکھنے لگا۔ سعیر، تمہاری حالت! وہ اس کی حالت دیکھ کر چیخی۔ جاؤ! وہ گرا کر بولا کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ تم چلو اسے لے کر جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گی۔ وہ روتی ہوئی حور کو اس کے حوالے کرنے لگی۔ سعید نے چونک کر اس کی باہوں میں سوئی ہوئی حور کو دیکھا۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں اس کا چہرہ لہرایا۔ وہ مبہوت سا دیکھنے لگا۔ شہزادی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہتا تھا، پر اپنے ہاتھ میں خنجر تو دوسرے میں کنگ کا سر دیکھ کر وہ ساکت سا رہ گیا۔ دوسرے ہی پل ایک گہرا سانس بھر کر آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا۔ اس سے کہنا کوئی شہزادہ نہیں تھا، اسے اجالوں کی سیر کروانا۔ میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، اب جاؤ۔ وہ کنگ کا سر پھینک کر مسکان کا بازو پکڑتا اسے باہر کی طرف دھکیلتا ہوا بولا، میں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ چلائی، کیا اپنے سعید کا ایک آخری حکم نہیں مانو گی؟ خون کے ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرا تھا۔ مسکان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا کہ سعید کا دماغ گھوم گیا۔ جاؤ! وہ پوری قوت سے دھاڑا کہ مسکان کی روح تک کانپ گئی۔ مجبور ہو کر اسے وہاں سے بھاگنا پڑا اس کی شہزادی کو بچانے کے لیے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ سیاہ فام سعید کو دیکھتا روتی ہوئی اسے دیکھتی جاتی مسکان کی طرف لپکا تھا کہ اسی پل سعید نے اس کی گردن میں پیچھے سے بازو ڈالتے اسے جکڑ لیا، جبکہ اس کی دھندلی نور سے بے نور ہوتی آنکھیں اسے سامنے اوجھل ہوتے منظر کو دکھا رہی تھیں۔ نظریں اس کے لٹکے ہوئے ہاتھ پر ٹکی تھیں تو کبھی اس بیٹی کی پشت پر جاتی جو جاتے ہوئے اس پر اتنا بڑا احسان کیے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی شہزادی کی حفاظت کے لیے اسے چنا تھا اور آج وہ اسے نبھا گئی تھی۔ عالم کی شہزادیاں۔ وہ ہنسا اور پھڑپھڑاتے ہوئے سیاہ فام کی گردن پر دوسرے ہاتھ سے آہستہ سے خنجر گھمایا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم سب پاکستان کا، اس کی سرگوشی فضا میں گونجی۔ وہ زرکان کو پکڑے باندھ کر وہاں سے نکلے ہی تھے کہ انہیں سامنے ہی مسکان آتی دکھائی دی اور اس کے بازوؤں میں حور العین۔ سعید کہاں ہے؟
हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। आरिब उसे रोता हुआ देखकर भागता हुआ उसके पास आया और उससे हुरुल ऐन को ले लिया। किंग कहाँ है? उसे सईद आलिम लेकर गया है ना? कर्नल ने गुस्से से पूछा। सब ने हैरत से मुस्कान को देखा। किंग नहीं रहा, वो लड़खड़ाती हुई जबान में बोली। ओह शिट! कर्नल गुस्से से धड़ा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इसराइल अफवाज के पहुंचने से पहले। ब्रिगेडियर ने बरवक्त मामला संभाला। पर सईद कहाँ है मुस्कान? बुरहान खौफजदा होकर बोला। मुस्कान ने लब कुचल कर उसे देखा और दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक उठी। मीसनी? नहीं। आरिब के कान साई साई करने लगे। खौफ उसके गिर्द फैल गया, जबकि आलिफ, शहरियार सब साकित खड़े रोती हुई मुस्कान को देख रहे थे। उसके पीछे ही वो दोनों डॉक्टर्स मौजूद थीं जिनके आंसू तरातर बह रहे थे। निकलो यहां से बस। उसने जो किया खुद किया, हम पर जरा यकीन नहीं रखा, उसका अंजाम यही होना था, कर्नल ने गुस्से से कहते वहां से कदम आगे बढ़ाए। हुआ क्या? मुस्कान बताओ मुझे। वो जहाजों की तरफ भागते हुए अफवाज को देखते बोले। वो हमें बचाने के लिए खुद उस जहाज में आ गया जहां मैंने उनके हैवानों के लिए बम फेंका था। उसने मुझे जबरदस्ती वहां से निकाल दिया और खुद पीछे रह गया, वो रोती हुई बोली। शहरियार, आलिफ ने एक दूसरे को देखा। जहाज ब्लास्ट नहीं हुआ था? बुरहान ने एकदम उसके बाजू को पकड़कर झटका देते पूछा। नहीं, हम वहां से निकल आए, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। वो पूर कटा हुआ था। उसके सीने, सर, मुंह, आंख, कानों से खून बह रहा था। उसके हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में किंग का सर था और उसने मुझे वहां से भेजकर उस स्याह फार्म की गर्दन दबोच ली, जबकि पीछे बम के चंद सेकंड्स ही बचे थे। हमें वहां से निकाल दिया, वो सिसकती हुई बताने लगी। निकलो यहां से जल्दी। ब्रिगेडियर और कर्नल ने उन्हें हुक्म दिया। सब ने एक दूसरे को देखा था। तुम्हें धमाके की आवाज आई थी? आरिब ने पूछ कर लब भींचे। सब ने एक आखिरी उम्मीद से मुस्कान को देखा। हाँ, जब हम महल की छत पर पहुंचे तो पीछे धमाका हुआ था। उसकी सरगोशी वाली आवाज सारों की उम्मीदों को नोच गई। आरिब ने भीगी आंखों से अपने बाजुओं में मौजूद सोई हुई हुरुल ऐन को देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मिसी? मैं उसको, उसकी बहन को क्या जवाब दूंगा? वो अजियत से पागल होता गुर्राया। बाकी सब साकित से थे, जबकि कुछ शहीद उठाकर जहाजों की तरफ लेकर जा रहे थे। चलो। नेक्स्ट सीन। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक है। लेडी डॉक्टर के साथ हुरुल ऐन का डॉक्टर रूम से बाहर निकलता बुरहान, मुस्कान और इजल को देखते बोला। पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, हुरुल ऐन को हॉस्पिटल लेकर आए थे, जबकि कराची में सन्नाटा छाया हुआ था दहशतगर्दों की मौत पर। इस जंग से सब नावाकिफ थे कि ये जंग सईद आलिम एक बीस्ट की थी और खात्मा भी उसने ही किया था। ये कोई नहीं जानता था कि बीस्ट ही आलिम है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स ने सईद की भेजी गई वो वीडियो डिलीट कर दी थी। वो नहीं चाहते थे किसी को मालूम हो कि आलिम नहीं रहा या बीस्ट का एंड हो चुका है। वो इस वहशत को कायम रखना चाहते थे दुश्मनों के लिए कि बीस्ट कभी नहीं मर सकता, वो जिंदा है और रहेगा। उन्हें किंग के बदले जरकान मिल गया था, इसराइली दहशतगर्द। अलबत्ता किंग और जमान के खात्मे से वो काफ़ी पुरसकून थे, वहीं आलिम के लिए अफसोस भी था। आलिफ, शेर दोनों ऑन ड्यूटी थे अभी। उनका मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, जबकि बुरहान, मुस्कान, इजल सब कुछ हार कर लौट आए थे। कई ऑफिसर्स शहीदों को सलामी पेश कर रहे थे जो दुश्मनों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए थे। बुरहान ने तो यहाँ से जाने से पहले ही सुनकर डिलीट कर दिया था कि बीस्ट का तजस्सुस कभी खत्म नहीं होगा, ना ही वो होने देंगे। उन्होंने अपना साथ दिया था बीस्ट को, वो कभी बीस्ट को नहीं खत्म कर सकते। हाँ, वो खुद उनसे जरूर अलग हो गया था। मेरा बच्चा हुरुल ऐन कैसी है? वो ठीक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? बताएं, उसके बारे में बताएं प्लीज। मुस्कान तड़प कर डॉक्टर के पास आती भीगी आवाज में बोली। सॉरी टू से, पर वो काफी कुछ भूल चुकी हैं अपने माजी के बारे में। उन्हें बहुत बड़ा सदमा दिया गया है। वो पहले ही एक मरीजा थी, सब जानते हैं, फिर भी
उन पर फिर से दिमागी अटैक हुआ है, उनकी जान को खतरा हो सकता था। आप मेहरबानी करें, सैयद आलिम को कॉल करके बुलाएं, हमें उनसे तफसील जाननी है। वो कैसे कर सकते हैं? जब किसी की केयर कर नहीं सकते तो जिम्मेदारी लेते क्यों हैं? डॉक्टर गुस्से में आ गया, जिसे मुस्कान खूंखार नजरों से देख रही थी। शट अप यू बास्टर्ड! तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो मेरे आलिम के बारे में? घटिया इंसान! वो उसकी केयर नहीं करता तो तेरा बाप आकर करता है। वो हजियानी होकर चीखती आपे से बाहर होकर डॉक्टर के कॉलर को जकड़े उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर दिए कि वहां खड़े बुरहान और इजल बौखला गए। What the hell are you doing, मुस्कान? बुरहान गुस्से से धाड़ता हुआ उसे बाजू से जकड़कर अपने शिकंजे में कैद कर गया। छोड़ो मुझे तुम, इसका आज खून कर दूंगी। ये मेरे आलिम को लापरवाह कह रहा है, छोड़ो जरा। वो सूजी आंखों, बिखरे बालों से बिल्कुल पागल होती बुरहान के मजबूत शिकंजे में फड़फड़ाई, जबकि उसकी चीखों धाड़ों पर जहां डॉक्टर वहां से खौफजदा होकर भागा था, वहीं दूर दूर से उसे हैरत शुश्तर लोग देख रहे थे। बस कर दो, क्या करना चाहती हो? तमाशा लगा रही हो? यही चाहती हो उसका इलाज कोई ना करे? इजल सामने आते उसके दोनों हाथ पकड़कर गुर्राते हुए बोला। मुस्कान ने एकदम साकित होकर उसके शहद रंग सी सुर्ख आंखों में देखा, जो छुप छुप कर रोते लहू हो गई थी। तमाशा ना बनाऊं? आलिम के बारे में किसी ने उफ भी कहा तो लहू बहा दूंगी, रिमेंबर। वो गुर्राई और झटके से इजल से अपना हाथ छुड़वाकर बुरहान से दूर हुई। मुस्कान! उसकी हालत देखते बुरहान तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा, पर मुस्कान ने हाथ से उसे वहीं रोक दिया। प्लीज, वो ना लापरवाह था ना ही बुरा। वो जो है मेरी नजरों में है वही रहेगा, उसने सिसकते हुए कहा और रोती हुई नीचे बैठती चली गई। मैं घर देखता हूँ, सब बिजी हैं। नूर और सिमी को देखकर आता हूँ, उसे यकीन दिलाऊं कि। भीगी आवाज में आरिफ कहता, बगैर किसी की तरफ देखे लंबे लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया, बल्कि अपनी जान अजीज बहन को देखना गवारा नहीं किया कि कहीं उसका जब्त न टूट जाए। मुझसे नहीं होगा उसका इलाज। वो होश में आकर पूछेगी मुझसे कि आलिम कहाँ है, उसका शहजादा कहाँ है, तब मैं क्या कहूंगी? उसने मुझसे कहा था कि वो जब देखेगी तो सबसे पहले अपने शहजादे का चेहरा देखेगी। वो बहुत जिद्दी है, मैं उसे मना नहीं पाऊंगी। बुरहान प्लीज शूट मी, मार दो मुझे, मेरी अजियत खत्म कर दो, प्लीज प्लीज। वो हिचकियां भर कर कहती, एकदम उठकर उसके गिरेबान से पकड़कर चीखी। होश में आओ मुस्कान, क्या कर रही हो? हमें उसका इलाज करवाना है, उसे रोशनी देनी है ताकि वो आगे अपनी जिंदगी गुजार सके। हमें उसे मजबूत करना है, फिर चाहे वो कभी अपने माजी को ना याद करे। उसके सामने एक खूबसूरत माजी रखना है जिसमें उसका शहजादा एक बहुत हसास दिल और बहादुर जांबाज था, जिसने मुल्क के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, जिसने अपनी शहजादी को बचाने के लिए, जिसने अपनी बहन का बदला लेते, जिसने एक बेटी को बचाते खुद को कुर्बान कर दिया। हम दोनों मिलकर उसे बताएंगे कि वो कितना प्यारा शख्स था, बहुत मासूम था। वो आलिम था, सबका दर्द महसूस करने वाला आलिम, जो अपनी शहजादियों को अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। वो अपनी शहजादियों से इश्क करता था जिसका कोई हिसाब नहीं था। हम इसे बताएंगे मिसी कि एक शहजादा था, तन्हा, टूटा हुआ, पर मजबूत पहाड़ से ज्यादा। रात का पहर था, सितारे के बीच चमकते चांद की मौजूदगी में बीच रास्ते तन्हा गुजरते अचानक उसे एक हूर मिली थी। एक शहजादी से उसका टकराव हुआ था जो अकेली तन्हा रोती हुई मौत की दुआएं मांग रही थी। वो शहजादा उसे देखकर रुक गया, उसकी मंजिल मिल गई। वो रुक गया और उसके करीब आकर उससे बातें करने लगा। उसके आंसू पूछे, उसका दर्द अपने सीने में महसूस किया। उसे छुपा दिया एक पहाड़ के पीछे, जहां सिर्फ उसका ठिकाना था, उसका साया था और वो था। और फिर वहां उसकी शहजादी को भी लेकर आया, दुनिया के तीर तंज पत्थरों से बचाकर। अंधेरे में रहकर उसे उजालों का सैर करवाई। एक खूबसूरत एहसास रिश्ते से कैद कर लिया उसे मोहब्बत का बासी बना दिया। उस रोती सिसकती छुपी शहजादी को अपनी सल्तनत की शहजादी बनाकर बिठाया। फिर उसकी आंखें नम हो गईं, आवाज भारी हो गई और बोलना नहायत ही मुश्किल हो गया कि उसे रुकना पड़ा और आंखें मीच कर सर बुलंद करते हॉस्पिटल की फिजा में गहरे सांस लेने पड़े। फिर वो चला गया। अचानक ही उसके गिर्द सारी वहशतों को मिटाकर
ایک سسکتا ہوا احساس سونپ گیا۔ وہ کہہ کر گیا کہ وہ سب خواب ہے۔ اسے بتا دیا شہزادے نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو دنیا نہیں جینے دیتی انہیں۔ کیوں؟ وہ کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ اس پر میں قربان کیوں نہیں؟ وہ کیوں ایس پی؟ کہاں گئی تمہاری پاورز؟ کہاں ہیں تمہاری پاورز؟ استعمال کرو انہیں۔ بھیک مانگ کر خدا سے اسے لاؤ، اپنی حور العین کے لیے لاؤ، پر پلیز لے آؤ اسے۔ ہم تو ہیں ہی گناہ گار، قاتل شخص، پر تم لوگ تو حق پر مارتے ہو۔ جاؤ اس سے پوچھو کہ کیسے وہ اسے چھین سکتا ہے جس نے کبھی خود کا سوچا نہیں، اور جب سوچنے کا وقت آیا تو اس سے وہ وقت چھین لیا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بول رہی تھی۔ رات کے پہر وہ دونوں اس وقت اکیلے کوریڈور میں کھڑے تھے، جبکہ لوگ دور سے اس لڑکی کی بکھری حالت دیکھ رہے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو، جیسے کوئی بہت پیارا بچھڑ گیا ہو۔ اس سے کہو برہان، سب جھوٹ کر دے، وہ آ جائے، ایسے جیسے کوئی رب کا کرشمہ ہوا ہو۔ وہ حافظ قرآن تھا، اسے تو ابھی اپنی شہزادی کو قرآن پڑھانا تھا، وہ کیسے جا سکتا ہے ایک سسکتی روتی ہوئی بہن کو چھوڑ کر؟ کیوں ان کے عشق کی اتنی تھوڑی زندگی تھی؟ کیوں وہ بار بار مل کر بچھڑتے جاتے ہیں؟ یہ کیسا عالم وحشت ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ کوئی بتائے مجھے۔ میرے وجود کے 1000 ٹکڑے کر کے وہ چلا گیا، میری حور العین کو وہ تنہا کر گیا، ایک عالم کو تنہا کر دیا جس نے تو ابھی اس دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی۔ کل جب وہ پوچھے گا بابا کا، تو کیا اسے بھی یہی کہوں گی کہ بابا ایک شہزادہ تھا، اور شہزادہ صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، حقیقت میں کہیں ان کا وجود نہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا وہ مان لے گا میری بات؟ وہ سسکتی ہچکیاں کھاتے وجود کے ساتھ آہستہ سے اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی، جبکہ اسے اپنے بازو کی کوئی پرواہ نہیں تھی جسے گولی چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ اسے وہاں درد کہاں محسوس ہو رہا تھا جتنا اس اپنے باپ کے بچھڑنے کا محسوس ہو رہا تھا۔ میں یتیم نہیں ہونا چاہتی برہان، میں نہیں پھر سے لاوارث ہونا چاہتی، میرا وارث ہے۔ اس نے کہا تھا وہ ہمارا سب کچھ ہے، اس کے ہوتے کبھی ہم دونوں خود کو اکیلا نہ سمجھیں، پھر کیسے آج وہ ہمیں اکیلا کر گیا؟ برہان۔ برہان اس کی سرگوشیاں سنتا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جانے برہان، اللہ پر یقین کرو، وہ جو کرتا ہے سب کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اسے آہستہ سے خود میں سمیٹ کر وہ اس کے وجود کو خود میں چھپانے لگا، جبکہ دروازے کے اس پار وہ چھت کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم پڑا تھا وہ پریگننٹ ہے، اس کا شہزادہ ہے جس کا نام عالم ہے۔ عالم؟ وہ بڑبڑائی اور کھلکھلا اٹھی۔ مما کی بات سچ ہو گئی، میرا شہزادہ ہے۔ نور، وہ گندے آدمی جھوٹ بول رہے تھے، میرا شہزادہ ہے عالم۔ روم کے پاس بیٹھے مسکان برہان نے چونک کر اس کی کھلکھلاہٹ، اس کی آواز سنی۔ وہ روتی نفی کرتی اٹھی اور ڈور کے پاس آ کر ونڈو سے اسے ہنستے مسکراتے شرماتے دیکھنے لگی۔ عالم جب آئے گا تو میں اسے کیسے دیکھوں گی؟ یا اللہ، مجھے روشنی دے دیں، مجھے اپنے شہزادے کو دیکھنا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی۔ آمین، مسکان نے سرگوشی کرتے دروازے سے پشت ٹکا دی۔ اس کی آواز پر حور نے چونک کر اس کی طرف چہرہ کیا، جبکہ سامنے برہان کھڑا اسے پہلی بار یوں بکھر کر روتے دیکھتے ہوئے محبت سے آنسو پوچھ رہا تھا۔ مت رو مسی، بالکل اچھی نہیں لگتی ہوں مجھے روتے۔ اس کا سر سینے سے لگائے وہ اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا، اور اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ پھر تم بتاؤ کیسے؟ اب میں اسے کیسے یقین دلاؤں گی؟ کیسے اپنے باپ کے آخری موتی کو سیسا بنا کر اس کے کانوں میں انڈیلوں گی؟ نور، تم ہو؟ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے عالم کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی ڈرپ کو محسوس کرتی چڑ کر بولی، جبکہ مسکان نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے، ایسے جیسے وہ اپنی سانسیں بھی اس تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ پھر ایسا نہ ہو وہ اپنی بیٹی کو خود اذیت کا ذائقہ چکھائے، اس کے سیاہ رات کے جگنو خود نوچ لے۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ لاؤنج میں جیسے ہی داخل ہوا تو سامنے ہی پری کو دیکھ کر احترام سے بولا، وعلیکم السلام، وہ سب کہاں ہیں؟
परी कांपते हाथों से पानी के जग को मजबूती से पकड़ती उसकी भीगी सूजी आंखें देखकर खौफ से सुकड़ते दिल के साथ बोली, आ रही हैं। उसने थक कर कहते सोफे पर बगैर इजाजत के गिर गया। परी ने हैरत से उसे देखा, जिसके बूट खून आलूद थे जबकि खुद वो स्याह लिबास पे मलबूस था, और ग्लव्स पहने हाथों को चेहरे पर रखकर सोफे की पुश्त से सर टिका दिया। आप ठीक हैं आरिफ भाई? आरिफ उसकी सोच का अंदाज़ा लगाता फौरन सीधा होकर बैठा। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिमी कैसी हैं और नूरुल ऐन? वो खुद को संभाल कर मुस्कुराता हुआ बोला, जिससे परी को थोड़ा बहुत हौसला मिला। जी सिमी को बहुत बुखार था, डॉक्टर ने उन्हें आराम की दवाई दे दी है, सुला दिया है, बाकी नूर का इलाज हो रहा है। वो दुपट्टा दुरुस्त करती जल्दी से बोली। आरिफ ने चौंक कर सिमी को सुना था। क्यों, कैसे हुआ उन्हें बुखार? क्या वो ठीक है? वो एकदम खड़ा होता हुआ बौखला कर परेशान सा बोलता गया और सीढ़ियों की जानिब भागा, उस रूम की तरफ जहां वो उसे जायनमाज पर देख कर गया था आखिरी बार। परी ने अभी मुंह खोला ही था जबकि वो सीढ़ियां डबल फलांगता हुआ ऊपर पहुंच चुका था। उसे शर्मिंदगी सी होने लगी, पर वो हैरान भी थी। आखिर वो जवान मर्द रोया क्यों है? अल्लाह सबको अपने अमान में रखिएगा। उसने दिल में दुआ मांगते हुए कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए कि सुबह तक शहरी भी पहुंच जाएंगे। दरवाज़ा धड़कते दिल के साथ खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो नजरें सीधा सामने बेड पर सोई हुई समिया के पुरनूर चेहरे पर रुकी, जो आंसुओं की रफ्तारी से भीगा हुआ था। वो चौंक गया जब नजरें उसकी आंखों के कोने पर गईं, जहां से सोते हुए भी उसके आंसू बहकर निकल रहे थे, जबकि चेहरा अजियत की एक दास्तान सुना रहा था। सिमी? वो तड़प कर आगे बढ़ा और चलता हुआ उसके बेड के पास घुटनों के बल बैठ गया। वो सोई हुई थी, पर फिर भी उसके लब हिल रहे थे और आंसू तेजी से बहकर गालों को भिगोए जा रहे थे। आरिफ ने इस मंजर को गैर यकीनी से देखा। नाकाबिले यकीन था कि कोई कैसे बेहोशी में दवाओं के ज़ेरे असर आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने आलिम के लिए मजबूत हसार बना रहा है। वो गाफिल थी, दवाओं के ज़ेरे असर पड़ी थी, पर उसके लब, उसका दिल, उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसका वजूद गाफिल था। वो दवाओं की जंजीरों में कैद था, पर उसकी रूह आज़ाद थी। वो अपना फ़र्ज निभा रही थी। सिमी जी? उसने सरगोशी में पुकारा, पर ना ही उसमें कोई जुम्बिश आई, ना लब रुके, ना उन पर चलता विरद थमा। आंसुओं में तेजी आ गई थी, पर वो रुकी नहीं, ना ही उसका गला खुश्क हुआ था। अलबत्ता इस मंजर को देखते आरिफ के रोंगटे जरूर खड़े हो गए थे कि क्या इश्क ये है? ये कैसा इश्क था बहन भाई का? क्या इश्क ऐसा भी होता है? किस कदर अनमोल रिश्ता था दोनों के बीच, कैसा पाकीज़ा इश्क था कि अजियत में एक था, तकलीफ दूसरे को हो रही थी। आरिफ नीचे बैठा बेड पर सर टिकाकर खामोशी से उसे देखने लगा। उसकी मोहब्बत इतनी खूबसूरत है, वो किस कदर खुश नसीब है। जिस भाई के पीछे ऐसी बहनें हों, उन्हें कैसे दुश्मन ख़त्म कर सकते हैं? मिसी भी पागल है। भला सिमी के शहजादे को कुछ हो सकता है? जब उसकी शहजादी दुश्मनों के चुंगल से जैसे गई थी वैसे ही लौट आई, तो भला उसके शहजादे को क्या हो सकता है? वो मुस्कुराता कहता बेड पर सर टिकाकर बेआवाज रोने लगा। वो मेरा बाप है, या रब, उसे कुछ नहीं हो सकता। जितने बदसूरत हैवान दिखाए, फिर उनके बीच फरिश्ता दिखाकर कैसे छीन सकते हैं हमसे? वो आस्तीनों से आंखें पूछता वजू करने चला गया। अभी तहज्जुद का वक्त था। अभी उसके रब से बातें करने, फरियाद करने का वक्त था कि उनके वारिस को कुछ ना हो। उन सब की जिंदगी आलिम से है और आलिम को कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी अर्जी लेकर उसके दर पर जा रहा था, जिसके लिए हर रोज रातों में तहज्जुद पढ़कर उसकी लंबी खुशहाली के लिए दुआएं मांगता था। फिर भला कैसे उनके बाप को कुछ हो सकता था? कुछ ही देर में वो उसी जाय नमाज पर खड़ा हो गया जिस पर समिया आलिम पढ़ते हुए बेहोश हो गई थी,
और इस बेहोशी में भी उसके लबों पर कुरान पाक की तिलावत जारी थी, क्योंकि वो हाफिज़े कुरान थी, जिनकी रूह भी कुरान की तिलावत करती है। तुम इसे क्यों लाई हो? तुम्हें अंदाजा नहीं कि इसका इलाज होना है? आरिफ ने भड़कते हुए उसका बाजू पकड़कर रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। मुझे मालूम है इसका इलाज होना है, पर दवाओं से नहीं, दुआओं से होगा। इसलिए ही मैं इसे लेकर आई हूं। आलिम भी तो अपनी मोहब्बत से इसका इलाज करता है। वो अपना बाजू झटके से छुड़वा कर बोली। मिसी मिसी, मुस्कान, तुम्हें क्या हो गया है? पागल बन गई हो? उसे इलाज की सख्त जरूरत है। वो मां बनने वाली है। हमारी जरा सी भी लापरवाही हमें मार देगी। वो जिद होकर गुस्सा जब्त करते हुए बोला। वेट, तुम्हें क्यों लगता है हम इसके मामले में लापरवाह होंगे? उसने गुस्से से पूछते, कहर भरी नजरों से देखते अबरू उचकाया। आरिफ ने गहरा सांस लेते लॉन में लगे फूलों को देखा। वो अपनी आंखों की नमी पीछे धकेलने लगा। क्योंकि हम आलिम की बराबरी नहीं कर सकते, हम उसका इतना ख्याल नहीं रख सकते मिसी जितना आलिम रखता है। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें वहीं जाना है। बुरहान को तुम्हारी जरूरत है, उसकी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। सिमी जी खुद इस काबिल नहीं रही हैं कि उन्हें ये बता सकें कि उनका भाई। खैर, मैं ख्याल रख सकता हूं उसका, पर आलिम जितना नहीं। वो उसे अपने वजूद में छुपा कर महफूज रखता है। जब अचानक वो डर जाती है, कभी खौफजदा होकर उठती है, तो वो उसे यूं दिल से लगा रखता है जिस हिसार का मैं और तुम मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अमचल नमकी नहीं बना सकता, क्योंकि उसने हमेशा सीक्रेट में बनाई थी अपनी शहजादी के लिए। आरिफ की बातों पर सुनहरी सुर्ख सूजी आंखों से मुस्कान उसे घूर रही थी, जबकि अपने लबों को सख्ती से काटने लगी, जिससे उसके मुंह में खून का जायका घुलने लगा। तुम ये नहीं कर सकते आरिफ, पर मैं कर सकती हूं। वो उसकी सब बातों को इग्नोर करती अंदर बढ़ गई। और हाँ, घर खाली पड़ा है, चलो। वो रुक कर उसकी पुश्त को देखती बोलती चली गई। उसके जाते ही आरिफ ने चेहरे पर हाथ फेरे। ऐसे ही चले, फिर नूरुल ऐन को यहां अकेला छोड़ दें? वो उसके पीछे आता हुआ बोला। मुस्कान के कदम थम गए और नजरें सामने बंद दरवाजे पर गई, जहां वो लम्हा लम्हा जिंदगी मौत का खेल खेल रही थी। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं ऐन और सिमी को लेकर जा रही हूं। वो सपाट लहजे में बोली। तुम्हें तरस नहीं आता मुस्कान, एक बहन को दूसरी बहन से दूर करते? वो जब से आई है कभी आलिम तो कभी नूर कह रही है। ऐसे में तुम उसे यूं जुदा करके ले जाओगी? खौफ नहीं आता तुम्हें? वो सामने आकर उसकी आंखों में देखता बोला। नहीं, मैं इस मामले में बहुत पत्थर दिल हूं। मैं अपने रिश्तों के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूं। मेरी सारी दुआएं हैं नूर के लिए। मैं मानती हूं उन्हें अलग करके अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं अपनी बच्ची को डिप्रेशन में नहीं छोड़ सकती। मैं उसे हंसाना चाहती हूं, और यहां रहकर तो वो बिल्कुल नहीं हंस सकती। मुझे एक बार फिर माफ कर दो कि तुम्हारी बहन के सारे एहसासात आलिम और उसकी ऐन से जुड़े हैं। बाकी सब अलग हैं और वो कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर समिया को आलिम से इश्क है तो मुझे अपने आलिम और अपनी बच्ची से है। अब ये मत पूछना मुझे उससे इश्क कब हुआ। मैंने जब इन आंखों से पहली बार उसे सीढ़ियां उतरते देखा था किंग के महल में। आलिम का मालूम नहीं, पर मैं तब से उस शहजादी से इश्क करती हूँ। उसकी खुशी, दुख, तकलीफ सब कुछ मुझे खुद में महसूस होती है। वो कहती बगैर रुके चली गई। आरिफ का दिल किया खुद अपने ही बाल नोच ले। वो अपनी बहन को खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो किस रास्ते की मुसाफिर है। तुम ठीक हो? शेर आलिफ के पास बैठता मुस्कुरा कर बोला। हाँ, अब ठीक हूं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड, फिर अब क्या करोगे? पानी का ग्लास लबों से लगाते उसने दूसरा आलिफ के सामने किया, जिसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। कुछ नहीं यार, घर जाऊंगा नूर के पास। वो हंसकर बोला। हूर के लिए क्या सोचा है? कुछ देर बाद उसने कहा। आलिफ ने उसकी तरफ देखते पानी का घूंट हलक से उतारा। वो काफी साबिर है, मुझे उम्मीद है कभी नहीं टूटेगी, बल्कि हौसला रखेगी। मुस्कान है, आरिफ है, सिमी है, सब उसे हौसला देंगे तो वो संभल जाएगी।
उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसका कंधा थपथपा कर वो हैंग हुए कपड़े उठाकर चेंज करने जाने लगा। यहाँ से कब निकलना है? बाथरूम के दरवाजे पर रुकते हुए उसने पूछा। मालूम नहीं, अभी मीटिंग है जिसमें हमारी शिरकत जरूरी है, यू नो। जरकान, किंग की मौत, खास करके आलिम की। उसकी बात सुनते समझते आलिफ सर हिलाकर बाथरूम में बंद हो गया और शहरयार गहरा सांस भरते वहां पड़े बेड पर लेट गया। जमाल अंकल के रेस्टोरेंट का क्या करना है तुम लोगों ने? आलिफ के बाहर आने पर उसने सोचते हुए पूछा। आलिफ ने चौंक कर देखा। बताओ तो यार, फिर मेरे दिमाग में एक मशवरा है। करना क्या है? नूर या हूर से पूछना है, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे भाई को तो और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने अब्बू से भी ले लिए थे पेपर्स। अच्छा, फिर यार मेरी मान, हूर के लिए उसे वापस से ओपन करें और उसे उसमें बिजी कर दें। वो उठ बैठा। आलिफ ने हैरत से उसे देखा। होश में हो? उसकी ये कंडीशन है रेस्टोरेंट संभाले? पता है कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। भड़क क्यों रहे हो? मिसी फिर किस काम आएगी? उसे साथ लगाओ, बहुत खूबसूरत वक्त गुजर जाएगा। वो मायनी खेजी से मुस्कुराता हुआ बोला। आलिफ सोच में पड़ गया। मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकता, यहां से जाते मशवरा करूंगा आरिफ और मिसी से। ब्रश बालों में करते हुए उसने सोच कर बताया। गुड, सोचना जरूर, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। वो कहता खुद फ्रेश होने चला गया। वो इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद थे। कुछ देर में उनके लिए एक लड़का खाने की ट्रे लेकर आ गया, जिसे थाम कर आलिफ ने टेबल पर रखा और बैठकर लब भींचे हूर और अपनी बोनी के बारे में सोचने लगा कि उस पर क्या बीत रही होगी, वो कैसे काट रही होगी वो अजियत भरे लम्हात। उसके दिल में तड़प मजीद बढ़ गई और दिल चाहा उड़कर उसके पास पहुंचकर उसे खुद में छुपा दे, और अगर वो होश में ना हो तो अपने शिद्दत भरे तड़प ज़दा लंब से उसकी बेहोशी को मदहोशी में बदल दे। उसे सोच कर ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तो कहीं अजियत भरे लम्हात नजरों में घूमे। वो सर झटक कर एक गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ और आकर खिड़की के पास रुकते गहरे सांस भरे। मैं कैसे तुम्हें हौसला दूंगा हूर? तुम अपने नसीब में इतनी तकलीफें क्यों लिखवा कर आई हो? क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगी कि तुम्हें आजा यार खाना खा ले, वरना ऐसा ना हो तुम्हारी शहीद बॉडी लेकर जानी पड़े मिसेस बोनी के पास। उसे जख्मों की जंजीरों से खींच कर निकालते शहरयार ने उसका बाजू पकड़ते हुए चेयर पर धकेला। वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ सीधा होकर बैठा। अब क्या चाहता है, नवाला बनाकर तेरे मुंह में डालूं? उसे सोचों में देखते शेर ने दांत पीसते हुए कहा। आलिफ ने पहले नासमझी से देखा, फिर बात को समझते हंस पड़ा। नहीं भाई, ये तू अपनी बेगम के साथ किया कर, अच्छा लगेगा। उसने हाथ उठाकर कहा। शहरयार कह कहाँ लगा उठा। उसके पास होता हूं तो वो छुपने के बहाने ढूंढती है, उसने मायूस होकर कहा। आलिफ चौंक गया। क्यों? नवाला मुंह में रखते उसने उसके चेहरे को देखा। बस यार क्या बताऊं, उससे मेरी अच्छाई बर्दाश्त ही नहीं होती। हालांकि मैं उसके मामले में काफी शरीफ साबित हुआ हूं, इतना शरीफ हूं कि आरिफ मेरा शागिर्द रह चुका है। उसने कहते नफी में सर हिलाते पानी का ग्लास मुंह से लगाया। आलिफ ने आंखें सुकेड़ कर उसकी आंखों में देखा, जहां शरारत खूब थी। वो हंस पड़ा। हाँ भाई, तुम जैसे मुंह बोले शराफत के भाई कुछ ज्यादा ही मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है नेक्स्ट मिशन सर हमें शराफत के पीछे ही लगने का देंगे, जिसने इतने सारे नौजवानों को बेगैरती का चेला बना दिया है। वो कहता उठा। शहरयार उसका मुंह तकता रह गया और आलिफ मुस्कुराहट छुपाए पीठ फेरे खड़ा हो गया। यार, मैं तो तुम्हें काफी मासूम समझता था, शक्ल से इतने मासूम लगते हो। उसने सदमे में कहा। हाँ, सबको यही गलतफहमी है। इसी गलतफहमी ने तो मेरी बोनी को भटका दिया। मैंने तौबा कर ली है मासूमियत से। साली ने घर उजाड़ दिया। अब तो जो हूं वही जाऊंगा अपनी बोनी के पास। उसने अपने इरादों से आगाही दी। शहरयार खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था इस मजाक के पीछे भी बहुत अजियत छुपी थी। क्योंकि माँ बाप को खोना कोई कम मौत नहीं। जीते जी तो मार देते हैं जाते हुए, और मौत ऐसी
कि सिसकी भी ना लेने दें। फिर जिस तरह उसके माँ बाप की मौत हुई, उन दोनों भाइयों के हौसले पर सलाम था कि किस तरह वो बुलंद हौसले के मालिक थे। मेरा बच्चा, तुमसे कुछ कहना है। सोफे पर बैठी वो हाथों में मौजूद सीप के मोतियों से खेलती हूरुल ऐन के पास आती नीचे सामने बैठी। हाँ कहो। हूर ने नजरें उठाकर सामने देखा। मुस्कान ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी गोद में सर रख दिया। हूर मुस्कुराई और अपना हाथ उसके बालों पर फेरा। क्या हुआ मीसनी, तुम ठीक हो? वो उसकी गाल पर हाथ रखती नमी महसूस करके परेशान हुई। वापस चलें? वो भराई आवाज में बोली। कहाँ? आलिम को तो आने दें, वो ले चलेंगे हमें। तुमने ही तो कहा था वो आ रहे हैं यहाँ, हूरुल ऐन ने परेशान होते कहा। हाँ ना मेरी जान, वहीं चलते हैं जहां वो रहता है। वो उसका नाजुक हाथ लबों से लगाती बोली। अच्छा, वो वहां है तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? चले ना उनके पास। वो बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही उसकी गोद में मौजूद तमाम सीप के मोती बिखर कर कालीन पर फैल गए। ओह मीसनी, ये परी के हैं, उसने मुझे रखने के लिए दिए थे और मैंने सारे ही फेंक दिए। वो हंसकर शर्मिंदा होती बोली। कोई बात नहीं, मैं समेट लूंगी। वो उसके सामने आती उसके चेहरे से बाल संवार कर हाथों में चेहरा भरते हुए बोली और झुककर उसकी दोनों आंखें चूमती माथे पर लब रखते उसे खुद में समेट लिया। अमचल नमकी खाओगी? उसकी पीठ सहलाते हुए उसने पूछा। वो क्या होता है? हूर ने हैरत से पूछा। ऐसा मत कहो, आलिम नाराज होगा। वो तुम्हारे लिए खास बनाता है, किसी को नहीं बताता। मुझसे भी गलती हो गई थी, एक दफा बना ली थी, पर अब मैं ये गलती बार बार करूंगी। वो सब कुछ करूंगी जिससे उसे गुस्सा आता है, और उसी गुस्से में वो जरूर वापस आएगा तुम्हें मुझसे बचाने। वो दिल में बोलती उसके गाल चूम कर उसे सुर्ख करती नम आंखों से हंस पड़ी। चलो मैं जब तक सिमी जी को तैयार होने का कहती हूँ, तुम यहाँ बैठो। वो उसे बेड पर एहतियात से बिठाकर सारे मोती नीचे से समेटती हुई रूम से निकल गई। वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? मीसनी तो कह रही है वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, फिर यहाँ से लेने क्यों नहीं आए? क्या वो काफी मगरूर हैं, या मैं अंधी हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं करते होंगे? कहीं मीसनी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, ऐसे तो नहीं आलिम, ये मैं क्या सोच रही हूँ? शहजादे ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो अपनी शहजादी को बहुत प्यार करते हैं। देखना जरूर उन्हें कोई काम होगा, और जब मैं वहां जाऊंगी तो मुझे बहुत प्यार देंगे, और ये जानकर तो और प्यार करेंगे कि हमारा बेबी भी आने वाला है। वो खुद से सरगोशियां करती हुई बातें कर रही थी। अगर मैं वहां गई और वो मुझे ना मिले, कहीं काम से चले गए, तो फिर मैं क्या करूंगी? एक और अंदेशा पैदा हुआ। नहीं नहीं, मुझे मालूम है अल्लाह साईं मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा शहजादा भी करता है। वो जरूर मुझे वहां मिलेंगे। सर नफी में हिलाते अपने ख्यालों से इनकार करती वो अपना लब दांतों तले दबाकर डुबडुबाई आंखों को हथेली की पुष्ट से साफ करने लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था कि किसी भी बुरी खबर को समिया आलिम से दूर रखा जाए, और आरिब मुस्कान ने मजबूर होकर कहा था कि आलिम एक काम से गया है, वो बिल्कुल ठीक है, जल्द ही उनके बीच आएगा। सिमी खामोश तो हो गई थी, पर अपने भाई के कामयाबी की दुआएं जरूर मांग रही थी, और खुश भी थी कि उसका भाई सही सलामत वापस लौट आया था। उसे यकीन ना होता अगर अपनी शहजादी की खिलखिलाहटें घर में न सुनती। जब शहजादी यहाँ थी तो उसे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था, उसका शहजादा भी जरूर है। उसने जब से होश में आकर आलिम की खैरियत की खबर सुनी थी, तब से अल्लाह के सामने शुक्राने के सजदे अदा कर रही थी, और अब फैसला पाया गया था कि आरिब यहीं रहेगा, नूरुल ऐन और परी के पास, जबकि बुरहान, समिया और हूर मुस्कान के साथ जाएंगे कराची। खाना खाकर जाते तो अच्छा होता मुस्कान, परी उन्हें जाते देख कर पास आकर बोली। नहीं फिर कभी स्वीट हार्ट, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। उसका गाल छू कर वो बोली। परी सर हिला गई। सिमी ने चोर नजरों से सामने खड़े खामोश आरिफ को देखा। वो उसे ही देख रहा था, और ये देखकर समिया घबरा कर नजरें फेर कर वहां से निकली। उसकी इस कदर बेरुखी पर आरिफ जब्त से अपने लबों को आपस में भींचता उसकी पुश्त को देखने लगा।
इंशाल्लाह शाम तक आलिफ आ जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। ख्याल रखना दोनों का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मिसी। आरिफ ने उसके सर पर हाथ रखते कहा और मुस्कुराते सर सीने से लगाते खुद के अंदर सुकून उतारा। डोंट वरी, वो कहती उसके माथे पर बोसा देती मुड़ गई, जबकि आरिफ साकित सा रह गया उसके सालों बाद यूं माथा चूमने पर। ख्याल रखना अपना गुड़िया, बहुत सारा, भाई जल्द ही पहुंच जाएगा। गहरा सांस खारिज करते उसने हुरुल ऐन को कहा। वो हंसकर सर हिला गई। बुरहान नूर के माथे पर बोसा देता उसकी बंद आंखें देखकर बाहर आ गया और उन्हें तैयार देखते आरिफ से मिलता, परी के सर पर हाथ रखता वहां से निकलते गाड़ी में बैठे। वो फ्रंट सीट पर बैठी, बुरहान ड्राइविंग पर, जबकि समिया पीछे अपनी शहजादी को अपनी ममता भरे हसार में लेकर बैठी थी। हूर लबों पर मुस्कुराहट छुपाती हुई चेहरा समिया की गोद में छुपा गई कि वो अपने आलिम के पास जा रहे हैं। पता नहीं क्या कहेंगे मुझे। बोनी, वो उसके पास बैठा, उसकी गाल पर हाथ रखते उसे होशो हवास से बेगाना देखते हुए अजियत के आलम में बोला, पर वो कहाँ सुन रही थी। खामोश पड़ी मध्यम सांसें खींच रही थी ऑक्सीजन मास्क में। आलिफ की आंखों में नमी फैल गई। बोनी, अब उठ भी जाओ यार। वो उसके ड्रिप लगे हाथों को लबों से लगाते हुए बोला, पर जवाब नदारद। सर, नर्स ने उसे डिस्टर्ब करने से रोका। श्श, वो मुझे सुन रही है। आलिफ ने लबों पर उंगली रखते सुर्ख आंखों से कहा कि उसके सर्द अंदाज को देखते नर्स खामोश हो गई और दाद उसके बालों पर हाथ फेरता उससे सरगोशी में बातें करके बता रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। कितना वक्त लगेगा इसे मुझसे बातें करने में? वो पीछे खड़ी नर्स से मुखातिब हुआ। सर, इनके हलक से लेकर अंदर तक इन्हें जलाया गया था बॉइल पानी से। इलाज काफ़ी मुश्किल था इनका, फ्रैक्चर हुए हैं। 2 माह या सर 3 माह। वो नूर के नाजुक सरापे को देखती हुई बोली। आलिफ के कान साएं साएं करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, माह कैसे रहूंगा तुम्हारी इस जान लेती खामोशी के साथ नूर? प्लीज बेबी, डोंट ड्राइव मी क्रेजी, प्लीज माई इनोसेंट ब्यूटी। वो सरगोशी में बुड़बुड़ाता हुआ अपनी उंगलियों से उसके नकूश को छू रहा था। दाद, आपको बाहर आरिफ साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा बगैर नॉक के अंदर दाखिल होती इंतहाई बेतकल्लुफ लहजे में बोली। आलिफ ने गहरा सांस भरते नजरें घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और मुलाजमा उसकी सुर्ख काली आंखों के सर्दपन को देखती गड़बड़ा गई। सॉरी सर, उसने जल्दी से कहा और झपाक से वहां से भाग गई। अलबत्ता आलिफ के यूं गुस्से सर्द नजरों से देखने पर उसकी धड़कनें अलग ही लय पर धड़क रही थीं। उठ जाओ जालिम, मुलाजमीन भी मुझ यतीम पर डोरे डाल रहे हैं। उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं तुम? उसके गाल पर उंगलियां रखे वो बोला और फिर काफी देर तक तकते रहने के बाद मायूस होता वहां से निकला, जबकि नर्स उसकी शक्ल देख रही थी जिसकी उदास सूरत इस कदर हसीन थी। फिर वो हंसते हुए कैसा लगता होगा? वो सोचती, खुद सर झटक कर हंस पड़ी कि कहीं यतीम बच्चा ये ना समझ ले कि डोरे डाल रही है। तुम समझ रहे हो इजल? शहरयार के खामोश होने पर आलिफ ने पूछा। आरिफ ने हैरत से उन्हें देखा। समझ रहा हूं, सर हिलाते हुए गहरा सांस भरा। ये सब तो ठीक है, हमारी दुआएं हैं, पर रेस्टोरेंट का मुझे नहीं लगता कि हुरुल ऐन संभाल पाएगी। वो वैसे ही मिसी के साथ खुश है और मिसी उसे संभाल रही है। इंशाल्लाह तुम लोग फिक्र मत करो, ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। वो इंकारी हुआ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को जो बेहतर लगे, पर हम अभी हुरुल ऐन की आंखों का इलाज नहीं करवा सकते, काफी रिस्की होगा। इंशाल्लाह बेबी की पैदाइश के बाद करवाएंगे। आलिफ की मजीद बात पर वो खामोशी से सर हिला गया। ऐसा हो सकता है अगर हम मुस्कान के साथ हुरुल ऐन को कहीं भेज दें, I mean किसी दूसरी कंट्री? शहरयार ने सोच कर कहा। वो दोनों चौंक गए। कहाँ? आरिफ ने सांस रोकते पूछा। किसी के लिए शौक, जैसे हमें शॉक्ड किया गया। कोई सजा, दाद ने कहा। आरिफ गुस्से से देखने लगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा आलिफ।
मैं ये कतई नहीं चाहूँगा कि ज़िंदगी के किसी रास्ते पर भी वो एक पल के लिए भी आलिम को भूल कर दुनिया की रंगीनियों में खो जाए। वो भड़क कर बोला, पर मैं ऐसा चाहूँगा इज़ल कि मेरी कज़न बहादुर बने, बेखौफ, किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने बलबूते पर जीने वाली। मैं हूरुल ऐन को बदल दूंगा, बिल्कुल। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रहे तो तुम्हारी मर्जी, बट ये होकर रहेगा। जितना कड़वा सब्र हमें उससे लेना है उतना उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो सब्र की सूली पर कतरा कतरा वो जिंदगी हार जाए और फिर एक बार आंखें भीगी किए हम बैठे रह जाएं। वो सोच चुका था उसे क्या करना है, इसलिए काफी गुस्सीले अंदाज में कहते वहां से निकलता चला गया। वो उसे कहाँ भेजना चाहता है? इज़ल ने शुष्तर होकर पूछा। भला वो कैसे सिमी से उसकी शहजादी को दूर करता जो उसका चेहरा देखते ही तो अपने शहजादे का इंतजार कर रही थी। पता नहीं, ये तो उसने अचानक फैसला लिया है, हमें नहीं बताया उसने। शहरयार ने लाइल्मी का इजहार किया। आरब साकित सा रह गया और कुछ कहे बगैर वहां से निकलता कराची के लिए रवाना हुआ, बगैर उनकी सुने। क्या हो रहा है मेरा बच्चा? वो ट्रे खाने की लेकर उसके पास आकर झूले पर बैठी और ट्रे संभाल कर अपनी गोद में रखी। कुछ नहीं, वो कहती हल्का सा मुस्कुराई। क्या अभी भी नहीं आ रहा शहजादा? इतने दिन गुजर गए हैं, वो कहाँ है मीसनी? एक बार नहीं आया मुझे देखने, ना मिलने। कोई ऐसे तो नहीं करता अपनी शहजादी के साथ? वो उदास खोई हुई बोली। मुस्कान ने गहरा सांस लिया। हौसला रखो मेरी जान, जल्द ही वो हमारे पास होगा। नवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ करती वो बोली। हूर ने नफी में सर हिलाते दुख से आंखें मींच लीं। काश मैं बहुत हौसले वाली होती, वो सरगोशी में कहती नवाला मुंह में ले गई। तुम हो मेरा बच्चा, तुम हो काफी हौसले वाली। आलिम ने कहा है ना कि वो जल्द तुम्हारे पास आएंगे। वो तड़प कर उसकी आंखों से बहते आंसू चुनने लगी। हाँ, ये कैसा शहजादा है जो एक बार भी अपनी शहजादी से नहीं मिलता, ना उससे बातें करता है। बस कह दिया है आरिफ भाई से कि वो जल्द लौटेगा। कब लौटेगा? जब मैं पूरी तरह थक जाऊंगी या तब जब मैं बिखर कर खत्म हो जाऊंगी? तुम कहती थी वो मेरे अंधेरे को महसूस करता था, मुझे उजालों में रखता था, मेरा हुक्म शहजादी समझकर पूरा करता था। फिर कहाँ गया वो मेरी जिंदगी का मालिक? मीसनी, क्या वो मुझसे बेजार हो गया है? उसने सिसकते हुए पूछा। मुस्कान ने सख्ती से आंखें मीच कर उसके लबों पर हाथ रखा। ऐसा नहीं कहते हूरुल ऐन शहजादी। देखना वो तुम्हारी जिंदगी में बहार बन कर लौटेगा इंशाल्लाह। अपने रब पर यकीन रखो। पागल क्यों बनती हो मेरा बच्चा? वो उसके पानी का घूंट पिलाकर दूसरा नवाला खिलाने लगी जिस पर उसने नफी की। ऐसा ना करो ऐन, आलिम नाराज होगा। उसे अपना बच्चा और फितना दोनों कुछ पास चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे मारेगा। वो मिन्नत करने लगी। मार दे, मुझे नहीं पता, मुझे आलिम वापस ला दे। उसने सिसकी भरते हुए जिद्दी लहजे में कहा। अच्छा, तुम ना खाओ, बेबी को खिलाओ, उसे भूख लगी है। वो उसके गाल पर किस करती बोली। हूर ने फिर से नफी की। नहीं, बेबी को भी बाबा चाहिए। वो मुझसे कह रहा है उसे बाबा चाहिए। हमें आलिम चाहिए, बुला दें उन्हें। तुमने कहा था घर चलकर मिलेगा, आज तीसरा दिन है वो नहीं आ रहे। मुस्कान उसकी सूजी आंखें देखती रह गई। तुम्हें मालूम है वो तुम्हें तंग कर रहा है मेरा बच्चा। वो देखना चाहता है उसकी ऐन कितनी बहादुर है। वो उसे समझाने लगी। अच्छा? वो हैरान होती पल में आंखें फैलाकर मुस्कान की जानिब हुई। हाँ, और तुम रोक कर साबित कर रही हो कि तुम बहादुर नहीं हो। इससे तो वो और भी दिन लगाएंगे आने में। तुम सब्र करो, हिम्मत करो, खुश रहो, उसके बारे में सोचो बहुत अच्छा। फिर जब आए तो उन्हें बताओ, ठीक है मेरा बच्चा? वो उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोली। हूर की आंखों में जुगनू चमक उठे। हाँ, और जब वो आएंगे तो मैं खूब सारा नाराज भी होंगी, ठीक है? वो पुरजोश होकर बोली। हाँ जरूर, और इस नाराजगी का तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वो उसके फूले गाल पर बाइट लेती हुई बोली। गोया हूरुल ऐन खिलखिलाती हुई झीप गई। शुक्र एक तो आजादी है कि तुम्हें जिस तरह चाहे मैं खा सकती हूँ। वो हंसती हुई बोली। हूर ने मुंह बना लिया
اور جب وہ آئیں گے تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے تم مجھے کاٹتی تھی اور پپیاں دیتی تھی۔ سرخ زبان چڑھاتی ہوئی وہ بولی۔ مسکان ہنس پڑی۔ تمہیں معلوم ہے اس کا سکھایا کوئی دوسرا ہنر نہیں، بٹ بھاگنے والی کوالٹی مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس نے جتایا اور ہور منہ بنا گئی۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی ہنسی مذاق میں کھانا کھا ہی رہی تھی جھولتے ہوئے، تبھی وہاں یونیفارم میں برہان آیا۔ وعلیکم السلام۔ مسکان نے اسے دیکھتے منہ بنایا، جبکہ حور العین نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے حوری؟ وہ اسے پیار سے ہمیشہ حوری کہتا تھا یا کبھی حوریا۔ نظریں اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر وہ مسکان کو دیکھنے لگا جو بنتے بیزار تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے بگڑے نقوش کو دیکھتا ابرو اچکا گیا۔ مسکان نے نظریں چرائیں۔ اچھا میں آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر جانے لگی کہ مسکان کو برہان پر غصہ آیا، جس پر وہ بھی ٹرے سنبھال کر اٹھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ تم برہان کو کمپنی دو، میرا کزن ایسے نہیں جانا چاہیے۔ وہ شرارت کرتی ہوئی اندر بڑھ گئی، جبکہ مسکان پھیلی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جانے ہی لگی تھی جب برہان نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ اتنی بے رخی کیوں؟ وہ جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے برابر کرتا ہوا بولا۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر تو تم کافی غلط وقت پر آئے ہو۔ غلط وقت پر نہیں آیا، مجھے معلوم ہے۔ تمہارا دیدار ہی میرے نصیب میں خطرناک لکھا ہے۔ میں پھر بھی وہ خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ہر وقت، ہر سیکنڈ۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے کلائی چھوڑ کر بازو اس کی کمر میں ڈالے قریب کھسکاتا ہوا بولا۔ میں پھر بھی کہوں گی غلط۔ وہ سختی سے بولی۔ تم کہہ سکتی ہو۔ میں صرف اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اتنی کہ اب تم مجھے ایک پنچ مارو گی تو میں بدلے میں تمہیں 5 ماروں گا، اور اگر تم مجھے 5 مارو گی تو میں تمہیں 10 ماروں گا، تو میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا، اور اگر میں نے تمہاری آنکھیں پھوڑ کر تمہیں لنگڑا کر کے بیڈ پر بٹھا دیا تو؟ وہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں پکڑے غصے سے بولی۔ برہان دوسرا بازو بھی اس کی کمر میں ڈالے اسے سینے سے لگاتا آس پاس کسی کو نہ پا کر سوچنے لگا۔ تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اس نے مسکراتی آنکھوں سے کہا۔ مسکان حیران ہوئی، اسے اچانک ہو کیا گیا تھا؟ وہ کھڑوس سا بندہ اسے کہہ رہا تھا اسے محبت ہے اس سے، اور محبت کیسی تھی کہ وہ اس کی مار پر ڈبل ہو کر مارے گا۔ توڑو میرا منہ، وہ گرائی اور غصے سے جھٹکتے اس کے کالر کو کھینچا۔ برہان مسکراہٹ دبا کر کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو کبھی ہونٹ، کبھی سرخ ناک کو۔ اگر میں نے توڑ دیا تو تمہیں شکایات تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ اس کی پیٹھ پر انگلیوں سے کچھ لکھ رہا تھا۔ مسکان کی ساری توجہ اس طرف چلی گئی تھی کہ وہ اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکی۔ کیا میں محبت میں تمہارا منہ توڑ سکتا ہوں بیگم؟ وہ سمجھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کا بھی منہ توڑ دے۔ ہاں، وہ ابھی کچھ سخت سنانے ہی والی تھی کہ اس کے ہاں پر ہی وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اچانک ہی اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے یوں اس انداز کو دیکھتے اس کا دماغ سن ہو گیا۔ ہمارا منہ توڑنے کا انداز کچھ مختلف ہے مسی میڈم، خیر مناؤ اپنی، جلد ہی آؤں گا اور پھر اس سب کا بھی بدلہ لوں گا۔ تب تک میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس کے چہرے پر اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے وہ اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیر کر دور ہوتا ہوا بولا۔ وہ کیا سمجھتی؟ ساکت کانچ کا بت بنی کھڑی تھی جب وہ ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈال کر ایک دم آگے بڑھا اور ہاتھوں کے پیالے میں چہرے کو بڑھ کر ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا، اور اس کی آنکھیں ناک گال چومتے ہوئے ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر وہاں سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور مڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مسکان سانسیں روکے کھڑی تھی۔ مما، فیری نے اندر آتے سامنے سے ہی اپنی ماں کو دیکھتے چیخ ماری، اور اس تڑپ بھری پکار پر مسکان نے ہوش آتے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پر رکھا تھا اور ساتھ کانٹے بھی تھے۔
उसने लब भींचते अपनी मुट्ठी उन कांटों पर मजबूती से भींच दी। तुम्हारे पापा कहाँ जा रहे हैं? वो घुटनों के बल गिरने के अंदाज में फेरी के सामने बैठती हुई बोली। मम्मा, वो पापा का ट्रांसफर के ऑर्डर आए हैं, वो चले गए, पर उन्होंने कहा है वो जल्द ही लौटेंगे और फिर एक खुशहाल फैमिली की हम शुरुआत करेंगे। फेरी आंखें पूछे मुस्कान को देखने लगी। तो सबका जाना जरूरी था, सबका अकेला करना जरूरी था। फिर वफा की उम्मीद सिर्फ हमसे क्यों रखी जाती है? वो अपने चेहरे पर उसके लम्स को महसूस करती हलक में घुलती नमी को निगलने लगी। अगर हम बेवफाई पर आए तो ढूंढते रह जाओगे सब। वह तल्ख होकर सोचती फेरी को खींचकर अपने सीने से लगा गई और खून आलूद हथेली पर रखे उस गुलाब को देखने लगी। So, मेरे अजीज listeners, that was the end of third last episode of the novel Dashte Wahshat by Mehwish Ali. Hope that you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from your side. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज।